अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। एक दूसरा टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के साथ। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं ये जब ब्रेक होते हैं या ये जब मेटाबोलाइज होते हैं तो इनके मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से या गैसीय एक्सचेंज के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाती है, जबकि वाटर जो है ये स्वेट के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए रिमूव होता है। दूसरी चीज़, जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनकी जब ब्रेक डाउन होती है, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो पैदा होते हैं अमोनिया पैदा होता है जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया पैदा होता है और यूरिक एसिड पैदा होता है। इनको जो एनिमल्स हैं वो बॉडी से रिमूव करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर ये चीज़ें पैदा होती है। हम थोड़ी सी डिटेल इस चीज़ की देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे पैदा होती हैं। देखिए, जब प्रोटीन्स हैं जो एनिमल्स ने खाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, ये जब ब्रेक होती हैं तो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं डीएमाइनेशन। प्रोटीन्स जब ब्रेक होती हैं तो इनसे बनते हैं एमाइनो एसिड्स, और एमाइनो एसिड्स जब ब्रेक होते हैं तो डीएमाइनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एमाइनो ग्रुप ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड्स। यानी जब एमाइनो एसिड्स टूटेंगे तो इनसे एमाइनो ग्रुप रिलीज होगा। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को डीएमाइनेशन कहते हैं। तो डीएमाइनेशन जब एमाइनो एसिड्स की होगी तो इनसे रिमूव होगा एक एमाइनो ग्रुप यानी NH2। ये एमाइनो ग्रुप जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है ये रिमूव होगा। ये एमाइनो ग्रुप बाद में टर्न हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। यही अमोनिया कुछ मैमल्स के अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और बर्ड्स और इंसेक्ट्स के अंदर यही यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये वो पाथवे है जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते और बनते हैं। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये एनिमल्स की बॉडी के लिए इंतहाई टॉक्सिक होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। ये अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जैसे ब्लड प्लाज्मा के अंदर स्टोर होते रहें तो ये हाईली टॉक्सिक और ख़तरनाक हो सकते हैं। ये शुरू में अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा जमा होते रहें, जैसे लोगों के किडनीज फेल हो जाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स यानी यूरिया ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो शुरू में जो इसकी अलामात हैं वो है कन्वल्जन्स का मतलब दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी जो ब्रेन है वो काम करना छोड़ देगा, और दूसरी स्टेज पर कोमा में चला जाएगा पेशेंट, यानी बेहोश हो जाएगा, और बाज़ औक़ात जो है वो डेथ भी हो जाएगी। यानी एक शख्स के अगर किडनीज फेल हो चुके हैं, यूरिया रिमूव नहीं हो रहा है ब्लड से, तो उसकी कन्वल्जन्स कोमा स्टेज के बाद डेथ भी हो सकती है। इसी सेंस में हम देखेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, कौन से हैं जो यूरिया रिलीज़ करते हैं, और कौन से हैं जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अभी कहा कि प्रोटीन्स जब ब्रेक होती हैं, और दूसरी चीज़ जब न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक होते हैं तो इनकी ब्रेक डाउन से पैदा होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। इनसे पैदा होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में अब 3 तरह के वेस्ट हैं हमारे पास। एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पे एक्वाटिक एनिमल्स जिनको वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर अमोनिया रिलीज़ हो जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक्वाटिक एनिमल्स, ख़ास तौर पे जो फ़िशेज़ हैं या मैनी फ़िशेज़ हम कह सकते हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया की शक्ल में क्यों रिलीज़ होता है। इसकी रीज़न हम जानेंगे कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसकी रिमूवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी दरकार होती है। तो इसके लिए ज़्यादा वाटर है, चूँकि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हें वाटर अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, तो उनके अंदर यही नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। जो मैमल्स हैं जैसा कि ह्यूमन बीइंग, जो ममालिया जानवर हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स हैं जो, और जो शार्क्स हैं जो कि कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं, और कुछ बोनी फिशेज़, इनके अंदर जो
अमोनिया है इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दी जाता है। लिवर के अंदर एक मेटाबॉलिज्म होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यूरिया साइकिल के अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि यूरिया ज़रा लेस टॉक्सिक है। इन एनिमल्स को ज़रा लेस वाटर अवेलेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दीज एनिमल्स। जैसे शार्क और कुछ बोनी फिशेस जो मैरीन है उनको वाटर अवेलेबिलिटी डेफिनेटली ज़रा स्कार्स होती है, कम होती है, तो वो यूरिया को रिमूव करना उनके लिए ईजी होता है क्योंकि यूरिया को अमोनिया की निस्बत बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़रा कम पानी की मिकदार दरकार होती है। और जो रेप्टाइल्स हैं, जो बर्ड्स हैं और जो लैंड स्नेल है, इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव होता है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इन तीनों में सबसे लेस टॉक्सिक है। ये कुछ अरसे या कुछ मिकदार में बॉडी के अंदर ज़ख़ीरा भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है, और इसकी रिमूवल के लिए सबसे लीस्ट वाटर अवेलेबिलिटी दरकार होती है। ये एनिमल्स जो मैंने लिखे हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, इनको सबसे कम पानी अवेलेबल होता है, इस वजह से इनके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो सबसे ईज़िली रिमूवेबल है यूरिक एसिड वो पैदा होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और मैं मेंशन करना चाहूँगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के जो फार्मूलाज हैं वो भी मेंशन करना चाहूँगा। अमोनिया का तो बड़ा सिंपल फार्मूला है NH3। यूरिया का भी फार्मूला कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको CONH2 ट्वाइस लिख सकते हैं, आप इसको NH2 ट्वाइस CO लिख सकते हैं, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, एक एमाइनो ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दें, एक एमाइनो ग्रुप यहाँ पे, तो दिस इज़ द यूरिया। तीनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, जो आसान आपको लगे वो भी। एक और भी बल्कि तरीका हो सकता है, ये एक एमाइनो ग्रुप इस साइड पर और एक एमाइनो ग्रुप इस साइड पे आप लिखते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। बहरहाल जो यूरिक एसिड है उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बड़ा आसान है। इसके बाद इस तरफ आपने बना देना है एक पेंटागन, यानी 5 कोनों वाली एक डायग्राम, और इस साइड पे आपने बना देनी है एक हेक्सागन। ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यूरिक एसिड का फार्मूला ड्रा करने का। कार्बन है तो इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन है तो इसके बाद नाइट्रोजन, बल्कि मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ आपके लिए इजी रहे, और नाइट्रोजन है तो इसके बाद कार्बन। इस तरफ देखें, कार्बन है तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन, यानी ये C डबल बॉन्ड C डाल लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन कार्बन, यानी आपने अल्टरनेट करके लाना है। इधर से नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, जहाँ जहाँ पर कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दें, जहाँ जहाँ पे कार्बन फ्री है बॉन्ड, यानी कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, जहाँ पे फ्री नज़र है वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे बना दें, और जहाँ जहाँ पर नाइट्रोजन नज़र आ रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दें। तो ये है यूरिक एसिड का फार्मूला, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इस टॉपिक के अंदर जो हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, मोस्टली एनिमल्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये 3 जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा रिमूव होते हैं एनिमल्स के अंदर। ज़रा लेस अमाउंट में जो रिमूव होते हैं उनमें नाम आते हैं जी क्रियाटिनिन जो है ये भी कम मिकदार में, ज़रा लेस अमाउंट में रिमूव होता है एनिमल्स के अंदर, यूरिन वगैरह के अंदर। क्रियाटिनिन है, क्रियाटिन है, और ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड है। और जो वेरी लेस अमाउंट में, जो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, उनमें एमाइनो एसिड्स भी बहुत ही कलील, बहुत ही कम मिकदार में रिमूव होते हैं एनिमल्स के अंदर एज अ वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट। एमाइनो एसिड्स के अलावा प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स, आप जानते हैं कि प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स क्या हैं? ये डीएनए के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स जो हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए के अंदर पाई जाती हैं, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है या कैटाबॉलिज्म होता है तो इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए, जब प्यूरीन्स और पायरीमिडीन का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होगा तो इनसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनसे भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा।
वो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं? सबसे पहले तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी बनते हैं इनके मेटाबॉलिज्म से। और 3 ज़रा कम, ज़रा गैर मारूफ किस्म के 3 सब्सटेंसेस, उनमें से एक है ज़ैंथिन, एक है हाइपोज़ैंथिन और तीसरे नंबर पे है एलेंटोइन। ये भी रिलीज़ होते हैं, यानी ये 6 डिफरेंट प्यूरिन और पायरीमिडीन के कैटाबॉलिज्म से 6 डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। 3 मारूफ हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और 3 गैर मारूफ हैं, ज़ैंथिन, हाइपोज़ैंथिन और एलेंटोइन। हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक शॉर्ट सा टॉपिक। इसमें क्या क्या हमने देखा? हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और उसके बाद हमने देखा कौन कौन से एनिमल्स में अमोनिया रिलीज़ होता है, कौन से एनिमल्स में यूरिया, कौन से एनिमल्स में यूरिक एसिड। और उसके बाद हमने देखा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड रिलीज़ होते हैं, ज़रा लेस अमाउंट में क्रिएटिन और ट्राईमेथाइल अमाइनो ऑक्साइड, और वेरी लेस अमाउंट में अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स और पायरीमिडीन्स। लास्ट पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर प्यूरिन्स और पायरीमिडीन का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो तो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होंगे, वो हमने डिस्कस किए। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार करें।